हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बात करें आज के सेशन की, तो आज जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं वो है ऑसिलेशन यानी कि दोलन। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे और वो कर रहे हैं तैयारी कौन से एग्जाम की, चाहे वो हो बीपीएससी, बिहार एस्टेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी, तो उन सभी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पीजीटी में तो आता ही आता है, लेकिन टीजीटी साइंस की अगर मैं बात करूं तो यूपी टीजीटी या फिर अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसी पर आधारित हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाइएगा पेन के साथ। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक मोशन इन जनरल हम क्या कहते हैं। पीरियोडिक मोशन यानी कि आवधिक गति क्या होती है, हम सबको पता है, ऐसा मोशन जो अपने आप को दोहराए एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, है ना। यानी कि एक निश्चित समय के बाद, अवधि के बाद अगर कोई भी वस्तु अपना मोशन यानी कि अपनी गति को अगर वो दोहरा रही है तो फिर हम कहते हैं वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे कि पृथ्वी अपनी ही अक्ष में परिक्रमा करती है, राइट। तो ये एक उदाहरण हो गया उसका। अगर ये पृथ्वी है और ये उसकी अक्ष, हर 24 घंटों में समय रिपीट होता है, दिन रात होती चली जाती है। एंड सेम वे में अगर हमारा जो आप कह लीजिए पृथ्वी है, वो क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है। कैसे? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक दीर्घवृत्तीय कक्ष में। तो ये भी कैसा मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया, है ना। तो अब अगर हम इसके भी फर्दर पार्ट्स की बात करें, क्योंकि एक पीरियोडिक मोशन एक बहुत बड़ा टर्म है ना। जरूरी नहीं कि गोलाकार वृत्ताकार ही हो, वो दीर्घवृत्तीय हो सकता है, वो दोलनकार अगर मैं कहूँ गति हो सकती है, कंपन गति हो सकती है। ये सारे ही सब पार्ट्स हैं या फिर कह लीजिए उदाहरण है किसके, आवधिक गति के। तो यहाँ पे देखिएगा, एक चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्कुलेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन, है ना। एक वस्तु क्या कर रही हो, या तो वो वृत्ताकार गति कर रही हो, यानी कि मान लीजिए ये केंद्र है और केंद्र से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर मान लेते हैं, जो हमारी वस्तु है वो क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये वृत्ताकार गति हो गई हमारे पास v वेग के साथ। एंड घूर्णी गति की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए ये एक अक्ष है और ये हमारे पास कोई एक बहुत ही बड़ा सा पिंड है, सॉलिड बॉडी है, अपने ही अक्ष में घूम रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है ना। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति के ऊपर आधारित है ना। तो क्या है, इसी को दूसरा हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये चीज हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये हमें कब और कहाँ देखने को मिलती है। पहली चीज, सरल लोलक यानी कि एक सिंपल पेंडुलम में, है ना। अगर आप देखो, नॉर्मली एक बॉडी जो होती है यहाँ पर रहना पसंद करेगी, ये हो गई उसकी मीन पोजीशन। ठीक है, लेकिन जैसे आप इस पे हल्का सा बल लगाते हो, इस ओर मान लेते हैं, ये हो गया इसके ऊपर लगने वाला बल, तो ये खिसक के यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है ना। मान लेते हैं अधिकतम ये इतनी दूरी तय करती है। तो जो अधिकतम दूरी एक वस्तु अपने मध्य स्थिति से तय करती है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम वस्तु का, कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया उस वस्तु ने, अधिकतम कितना उसने दूरी तय करी, आयाम हो गया ए। ठीक है, मैक्सिमम दूरी तक जाती है, फिर वापस आना शुरू करती है ना। मध्य पे आके रुकती नहीं है मीन पोजीशन पे और दूसरी दिशा में जाना शुरू करती है। एंड इसी का एक और उदाहरण हो गया अगर मैं बात करूं तो हमारा स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग निकाय जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग किससे कनेक्टेड है, हमारे बॉडी से कनेक्टेड है इस तरीके से। ये इसकी मीन पोजीशन होगी, x इज इक्वल्स टू 0। एंड जैसे ही मान लो आप इसे बाहर की ओर खींचते हो, यानी कि आपने इसके ऊपर एक बल लगाया बाहर की ओर, ये बॉडी खींची और मान लीजिएगा ये यहाँ तक आ गई, है ना। लेकिन x इज इक्वल्स टू किसी x पोजीशन तक, लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ते हो ये अंदर जाना शुरू होती है, राइट। विस्थापन, माफ कीजिएगा, विस्थापन बाहर की ओर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट खींचने पर, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स है बल, वो अंदर की ओर लग रहा है। इसको, इस एरो को यहाँ पे हटा दीजिएगा, ये एरो हल्का सा यहाँ पे, ये वाला पार को लगे, ये अंदर को आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स।
जो बल होती है अंदर की ओर लगती है, विस्थापन बाहर की ओर हो रहा है। तो ये कैसा गति है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, मध्य स्थिति के दाईं ओर फिर बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर, इस तरीके से। अब इसी को थोड़ा सा और अंदर देखें तो एक चीज समझना, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारे सिलेबस में आता है। तो हार्मोनिक ये जो शब्द है, इसको समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हार्मोनिक फंक्शन की बात करूं तो देखिएगा, सीधे सीधे आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो, ऐसी कोई सी भी अगर आपके पास वक्र है, ठीक है, कोई सा भी ऐसा कर्व है जिसे आप किस फॉर्म में लिख सको, जैसे कि आपको पता है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, 6 होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोटेंजेंट, है ना। तो इनमें से हम दो की बात कर रहे हैं, किसकी, अगर आप किसी भी कर्व को, वक्र को किस फॉर्म में लिख सको, या तो साइन फॉर्म में लिख सको, या फिर उसे अगर आप कोसाइन फॉर्म में, साइन या कॉस, जिसको हम जया और कोज्जिया कहते हैं हिंदी में, अगर आप अपने फंक्शन को इन दोनों में से किसी भी एक पीरियोडिक फंक्शन के तौर पे लिख पा रहे हो, तो वो फंक्शन हार्मोनिक बन जाते हैं। हार्मोनिक फंक्शन की खासियत क्या है, इन दोनों को ही क्यों लिया गया है, साइन और कोसाइन को, क्योंकि इनकी खासियत ये है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के अंदर ही अपने आप को दोहराते रहते हैं। मतलब -1 से लेकर +1 तक इनकी वैल्यू क्या होती रहेगी, हर फिक्स्ड इंटरवल के बाद 360 डिग्री के बाद गोल गोल घूम के दोबारा वही, 360 डिग्री के बाद दोबारा वही, तो हर 360 डिग्री बाद इन दोनों की फंक्शन रिपीट होती है, ठीक है। तो वही है, फिक्स्ड इंटरवल हो गया एंड कॉन्टिन्यूस हो गया, निरंतर है, और इनकी आवर्त काल आप कह लीजिए निश्चित है, फिक्स है, +1 से -1 तक ही इनकी वैल्यू वेरी करेगी। अगर आपको इनका ग्राफ याद आ रहा हो तो एक बार ग्राफ की भी बात कर लेते हैं हल्का सा, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं साइन की बात करूं, जब हम साइन की बात करते हैं, साइन फंक्शन की, तो हमें पता है उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, +1 तक जाएगी, फिर 0 पे आके -1, मिनिमम -1 तक जाएगी, और इस तरीके से दोहराती रहेगी अपने आप को। यहाँ से शुरू हुई 0 से, +1, 0, -1, 0, इस तरीके से रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। +1 -1 ले लो, या प्लस से माइनस से ले लो, +1 -1, ठीक है। एंड सेम वे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉस की, जया और कोज्जिया की यहाँ पे बात हो रही है, तो कॉस का कैसा होता है, कॉस का कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है, वो 1 से शुरू होगा मैक्सिमम से, 0 पे जाता है, 0 से फिर मिनिमम पे आता है, फिर 0 पे और फिर मैक्सिमम पे, तो अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर नेसेसरली पीरियोडिक, हर हार्मोनिक फलन जो है, यानी कि साइन या कोसाइन, क्या होगा, पीरियोडिक होगा ही होगा। पीरियोडिक यानी कि निश्चित आवर्तकाल के बाद दोहरा रहा है, लेकिन इसका जो उल्टा होता है, यानी कि विपरीत, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक। ये तो अभी अभी हमने देखा कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं, साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, 6 के 6 हमारे पास हार्मोनिक नहीं होते, उनमें से केवल और केवल 2, साइन और कोसाइन ही हार्मोनिक होते हैं, बाकी 4 हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ जी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो मेन हमें पढ़ना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कब कहेंगे कि एक वस्तु क्या कर रही है, सरल आवर्ती गति कर रही है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो उसके लिए उसे एक इक्वेशन या बोलो एक कंडीशन फॉलो करनी होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है कि बॉडी के ऊपर जो बल लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या है वो समानुपाती है उसके विस्थापन के, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में लग रही हों, ये है इसका कंडीशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये किसका कंडीशन है, कंडीशन फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार बता दीजिए जल्दी से, इतना डन है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे कि हमने कहा वस्तु पे क्या लगता है, एक
रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि हमें ज्यादातर अगर हम आसानी से कहें हमें सिंपल पेंडुलम में देखने को मिल जाता है ना। एक सरल लोलक का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये है एक सरल लोलक हमारे पास। अब जैसे ही आप इसको दाईं की ओर धकेलते हैं, इसका विस्थापन क्या इस तरफ शुरू हो चुका है। अब मान लेते हैं ये वस्तु यहां तक गई, ठीक है, जा दाईं ओर रही है लेकिन निरंतर इस पे एक अंदर की ओर बल लग रहा है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सिंस दोनों विपरीत दिशा में है, बोथ द डिस्प्लेसमेंट एंड द रिस्टोरिंग फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। एंड इस समानुपाती साइन को हटाना होता है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आपने ज्यादातर देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये चीज हमें हमेशा F इज इक्वल्स टू के एक्स, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स ही हम बोलते हैं। अदरवाइज ये जो कंडीशन है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। वरना कोई भी वस्तु अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है ना, तो वो कौन सी इक्वेशन फॉलो करता है, वो इन जनरल ये वाली इक्वेशन फॉलो करता है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n, जहां पे n क्या होता है अगर मैं कहूँ तो n हमारे पास होता है ऑड नंबर, विषम संख्या जिसे हम कहते हैं। n इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, ये सारी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन सिंस हमारे सिलेबस में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, सिंपल सबसे सरल केस पढ़ा जाता है, तो उस कंडीशन के लिए फॉर SHM यहाँ पे लिख देती हूँ, जब भी हम SHM की बात करते हैं हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाती है, n 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, और इसी को हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यानी कि अगर कोई भी वस्तु इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर लगने वाला बल रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ उसका डिस्प्लेसमेंट लग रहा हो, समानुपाती हो उसके, तो वो सिंपल हार्मोनिक कहलाती है, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने वही चीज लिखी है नीचे, एक बार आप देख लीजिएगा। कोई भी वस्तु अगर क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ठीक है, कैसे कर रही है, इफ इट मूव्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। अब ध्यान सुनिएगा, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, बल की वजह से, और वो बल कैसा लग रहा है, समानुपाती है विस्थापन के, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहली चीज। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो निकल कर आती है, एक वो इक्वेशन याद हो गई, अब दूसरी चीज देखिएगा, उसी इक्वेशन से एक और चीज हम निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इस फॉर्म से भी हमारे MCQ सॉल्व होते हैं, एक तो वो इक्वेशन हो गई, और दूसरी जो आपको याद रखनी है वो अभी हम सॉल्व करेंगे, क्या है वो, तो इन जनरल इक्वेशन हो गई F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना। कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड अगर इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो हम कहते हैं वो SHM कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और खोलो, हमें पता है जो बल होता है, फोर्स, वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। इसे ऐसे लिख दूं, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन देखो दो तरीके लिखने के, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण एज इट इज छोड़ दो, किसके बराबर है, माइनस के बट्टा एम के बराबर है इतना गुणा एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, के और एम, के की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए के क्या है। यहाँ पे के हमारा पास होता है, आप इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हो या फिर फोर्स कांस्टेंट भी इसे कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, के की बात करूं तो हाँ फोर्स कांस्टेंट कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट है, ज्यादातर अगर मैं कहूँ, आप जो इस चैप्टर में से लिखा हुआ देखोगे, के बाई एम को क्या लिखा जाता है, ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर, क्या मान लेते हैं, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। वो क्यों माना जाता है, वो मैथ्स का पार्ट है, एक्चुअल में इसका जो सोल्यूशन होता है जब आप निकालोगे तो वो अंडर रूट के फॉर्म में अगर आएगा, तो उस अंडर रूट को अवॉइड करने के लिए, अपने चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, इसे क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको स्क्वायर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपने देखा भी होगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू, अभी आगे जाके आएगा इस चैप्टर में, इसको बाद में आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम लिखा जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल छोड़ो उस चीज को, यहाँ पर आओ, तो इस इक्वेशन को अब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, a इज इक्वल्स टू माइनस
ओमेगा स्क्वायर एक्स, या तो ये कह लीजिए, या फिर क्या कहेंगे आप कहेंगे जो त्वरण है वस्तु का यानी कि एक्सेलरेशन, वो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपने सॉरी ध्यान से देखा हो, ठीक है। जो वस्तु का क्या होना चाहिए त्वरण, वो क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए उसके विस्थापन के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। लेकिन हमने हेडिंग डाली थी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन। अवकलन के फॉर्म में हम एक वस्तु जो कि सरल आवर्ती गति कर रही है उसका समीकरण लिखना चाहते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या त्वरण और विस्थापन के बीच में क्या कोई रिश्ता नाता है, तो हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल है। क्या x अगर विस्थापन को दर्शाता है, किसको दर्शा रहा है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो जो वेग होता है वेलोसिटी, वो कैसे दर्शाया जाता है, dx बाई dt कह लो, या फिर आप इसे, अगर मैं कहूँ आप इसे x डैश से भी लिख सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं पे इसे x डॉट से भी लिखा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपने ये चीज देखी होगी, राइट। हाँ एक सेकंड दीजिएगा, ये चीज हो गया हमारे पास। फिर दूसरी चीज अगर मैं कहूँ तो एक मिनट दे दीजिए बस, ये dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है। एंड वही चीज अगर मैं कहूँ त्वरण की एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वो होता है डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि आप दो बार अवकलन करोगे किसका, विस्थापन का, तब जाके आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर त्वरण आता है। इसको हम एक्स डबल डैश से भी लिखते हैं, ठीक है। विस्थापन का दो बार, एक्स क्या है विस्थापन, दो बार अवकलन करने पे त्वरण निकल कर आती है, या फिर इसी को आप एक्स डबल डॉट से भी लिखते हो, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे देखिएगा, ये जो समीकरण है इसे स्टार मार्क करके लिख रही हूँ, ठीक है। उससे भी ज्यादा वरना इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे दैट, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। ये है ए को आप क्या लिखोगे, मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, इस फॉर्म में, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर, फिर है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स है तो एक्स को एक्स लिखो। अब देखो इसको अगर आप उधर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या मेन इक्वेशन, क्या है, ये है हमारे पास मेन इक्वेशन जिसको हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि कैसे, अवकलन के फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिख दिया है, इसको हमने अवकलन के फॉर्म में यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। डन है इतना, एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या, ठीक है। ये चीज हो गया, तो या तो ऐसे याद रख लो, एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, समानुपाती है विस्थापन के, वो भी विपरीत दिशा में, या फिर ऐसे याद रख लो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कोई भी इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो हम क्या कहेंगे, वो सरल आवर्ती गति कर रही है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसकी लाइन देख लीजिएगा लास्ट में, कि हमेशा क्या होता है, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो बल है क्या कहा जा रहा है, विस्थापन के समानुपाती और हमेशा क्या है, केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। अब इसी पर आधारित कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसकी बात करें तो इसको समझने से पहले एक चीज देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ पे स्टार मार्क करके, इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। ठीक है, इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ SHM। और इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे लिखते हैं, इसका क्या कोई सोल्यूशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, जैसे कि हमें दिख रहा है, तो x के कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल होता है सोल्यूशन। क्या है इसका सोल्यूशन? क्या कोई एक सोल्यूशन है? हम बोलेंगे नहीं, उसको लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो बहुत अलग अलग तरीकों से इसके इक्वेशन को लिखा जा सकता है, सोल्यूशन को। जैसे कि एक इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस फॉर्म में, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5। और ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशंस हैं, ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स का पार्ट नहीं है अभी, उतने डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके क्या है, सॉल्यूशंस हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये जो सॉल्यूशन है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ओमेगा क्या दर्शाता है, टी क्या दर्शाता है, फाई क्या है, ए क्या है ना। तो इसी पर आधारित हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यानी कि शब्दावली होती है। आइए उन्हें देखते हैं कि वो क्या है। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होना चाहिए वो है आयाम। जैसे कि अभी अभी हमने कहा कि सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है इस फॉर्म में, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में मैंने मान लेते लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग चीजें, अलग अलग जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग उनको दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ पहला टर्म x, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, समय के साथ विस्थापन या फिर वस्तु की स्थिति कह लीजिए किस तरीके से बदल रही है, वो इस समीकरण से हमें पता चलेगी। ये x हो गया और ये t हो गया, ठीक है। x एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि विस्थापन समय के अनुसार किस तरीके से बदल रहा है, वो हमें इस समीकरण से पता चलता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक क्या है, a होता है आयाम। a क्या होता है हमारे पास, a होता है हमारे पास आयाम, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड। जनरली आपने देखा होगा लोअर क्लासेस में जब हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, तो जब मैं बात करूं किसकी, आयाम की, तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके आगे जो टर्म आती है ना, यहाँ पे जो लिखी होती है उसको हम आयाम कहते हैं, है ना। वरना अगर मान लो कोई एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है ना, ऊपर नीचे इस तरीके से, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम कितनी दूरी तय करी उसने मध्य स्थिति से, मैक्सिमम कितना ऊपर गई या मैक्सिमम कितना नीचे आई, है ना। या फिर एक सरल लॉलक था, सिंपल पेंडुलम, कितना दाएं गया और कितना बाएं गया, मैक्सिमम, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उसका आयाम कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक ओमेगा दिख रहा होगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा होता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोणीय आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ओमेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, दो तरीके से लिखने का तरीका है, या तो इसे 2 पाई न्यू कह लीजिए, है ना। और हमें पता है जहाँ पे न्यू क्या होती है, आवृत्ति, कि एक सेकंड में कितनी बार उस वस्तु ने दोलन किया, कंपन किया, या कितने चक्कर उसने लगाए एक सेकंड में, उसी को क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और आवृत्ति और आवर्तकाल यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच का एक रिलेशन होता है। यहाँ पे हमने नीचे टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, वो क्या होता है भला, तो हम कहते हैं न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, या फिर इसी का उल्टा कह लीजिए, टाइम पीरियड क्या होता है, t, आवर्तकाल, वो होता है 1/न्यू के बराबर, इस तरीके से, है ना। तो सेम वैल्यू अगर आप ये वाली न्यू की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में डालें तो ये क्या बन जाएगा, तो इसी को दूसरा लिखने का तरीका है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/t के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, या तो आप 2 पाई न्यू कह लीजिए या फिर इसे आप 2 पाई/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, आई होप ये आप सभी को पता होंगी। और इसी के अलावा एक चीज और जो हमने लिखी है वो हमने लिखा है फेज, और ज्यादातर लोग इसी फेज यानी कि चरण में कंफ्यूज होते हैं कि ये फेज है क्या, ठीक है।
तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम फेज की बात करते हैं, फेज आप लिखते हो ना, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लिख रहे हो तो आप कैसे लिखते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। और थीटा को ही अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है, एक रिश्ता नाता होता है, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा होता है कितना कोण चला बट्टा कितने समय में चला, यही होता है। और यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालो तो ये हो जाता है ओमेगा टी के बराबर। तो कभी कभी हम थीटा ना लिख के क्या लिखते हैं, एंगल को ओमेगा टी लिखते हैं। तो वही, चाहे आप लिखो कॉस थीटा फॉर एग्जाम्पल, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो। सिंस हमें समय के अनुसार जानना चाहते हैं स्थिति को, इसीलिए हम ओमेगा टी लिखते हैं, ना कि थीटा, ठीक है। तो वैसे ही आप साइन थीटा भी लिख सकते हो। साइन थीटा के बदले आप क्या इस्तेमाल करोगे, साइन ओमेगा टी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करोगे आप, साइन ओमेगा टी का इस्तेमाल करोगे। तो इसमें अब चरण क्या है भला, इसमें चरण क्या है, तो ये जो एंगल थीटा होता है ना, इसी को चरण कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है, हमने लिखा है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे चरण क्या है भला, क्या ये जो 5 लिखा है ये है चरण, नहीं। जो ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म आता है एंगल के बदले जो आप लिखते हो ना, पूरा का पूरा, उसी को चरण कहते हैं। यानी कि ओमेगा टी प्लस 5 हो, ओमेगा टी माइनस 5 हो, ये पूरा का पूरा फेज कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या है, फेज, चरण। वो जो 5 लगा है वो आरंभिक चरण, इनिशियल फेज को दर्शाता है। जब आप बेसिकली देख रहे हो, जब हमने देखना शुरू किया एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, क्या वस्तु ओरिजिन से ही चला, ओरिजिन से पीछे चल रहा था, ओरिजिन से आगे चल रहा था, या जब आपको कंपेयर करना हो, दो वस्तु एक साथ चल रहे हो, है ना, आगे पीछे जैसे, तो तब उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होता है कोण के बदले, वो पूरा का पूरा क्या होता है, हमारे पास फेज कहलाता है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर, ठीक है। तो रेडी, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ भाई जल्दी से, पेन पेंसिल के साथ। हम यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एसएचएम को नहीं दर्शाता है, यानी कि सरल आवर्ती गति को नहीं दर्शा रहा। मतलब 3 ऐसे हैं जो दर्शा रहे हैं। क्या देख के आंसर बता सकते हो, आधे लोग वैसे देख के ही बता देंगे। अभी अभी मैंने कहा था, एक सिंगल साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन जया या कोज्या के अकेले के फॉर्म में अगर लिखा हो तो वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, एसएचएम होता ही होता है। यानी कि अगर आप इन 3 ऑप्शंस को देखो तो इन 3 ऑप्शंस में से ए साइन ओमेगा टी तो है भैया, बी कॉस ओमेगा टी भी है, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा है, जया और कोज्या के फॉर्म में। लेकिन क्या ये सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, वैसे जिसको पता होगा tan का अगर आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। वैसे इसका सही जवाब तो डी है, लेकिन पहले हम सी को सॉल्व करते हैं। सी है कि नहीं है कैसे पता लगाया जाए, अभी अभी बताया था क्या इक्वेशन फॉलो करना चाहिए, उसका जो त्वरण है वो समानुपाती होना चाहिए किसके, एक्स के, विस्थापन के। या तो ऐसे लिखो, फिलहाल यहाँ पे विस्थापन एक्स के बदले इन्होंने वाई लिखा है, तो हम भी यहाँ पे क्या लेंगे, वाई लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना, एक्स दिया है कि वाई दिया है, ठीक है। इन्होंने अगर वाई दिया है तो हम भी यहाँ पे वाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विस्थापन को ये वाई से दर्शा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखो। या फिर त्वरण क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकती हूँ, विस्थापन को अगर आप 2 बार क्या करें, समाकलन करें, सॉरी समाकलन नहीं, अवकलन करें, तो जाके त्वरण आता है। तो ए को मैं वाई डबल डैश भी लिख सकती हूँ, ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर देता है तो हम क्या कहते हैं कि ये एसएचएम है, फॉलो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। एंड अगर नहीं कर पाता तो है दिक्कत। तो एक बार जल्दी से y पता है, y का डबल डिफरेंशिएशन निकाल लो। क्या निकाल लो भैया, डबल डिफरेंशिएशन। चलो करते हैं। y हमें क्या दिया है प्रश्न में, देखो ऑप्शन सी हम कर रहे थे सॉल्व। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो हमें दे दिया गया है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। ये चीज हमें दे दी गई है।
अब अगर मैं वाई डैश निकालू, पहली बार डिफ्रेंशिएट करो, ए के बदले ए एज इट इज आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे लिख देंगे कॉस ओमेगा टी, लेकिन साथ ही साथ लगेगा चेन रूल, ओमेगा टी, ये जो कोण में टी आ रहा है उसको भी तो सॉल्व करेंगे, राइट, उसको भी तो सॉल्व करेंगे। तो ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो दोबारा से ओमेगा निकल कर आया, तो ओमेगा को बाहर लिख देंगे, ठीक है। हाँ जी, प्लस अब देखिएगा दोबारा से b के बदले b एज इट इज, कॉस ओमेगा टी को सॉल्व करोगे तो इधर आता है माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और साथ ही साथ कोण को ओमेगा टी को सॉल्व किया तो उसका ओमेगा भी आएगा, तो ओमेगा यहाँ लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आ रहा है अगर मैं कहूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये चीज निकल कर आ रही है। एक सेकंड दीजिएगा बस। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देती हूँ, वाई डैश क्या आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमें निकालना था डबल डेरिवेटिव, मतलब एक और बार इसको डिफरेंशिएट करो, तो वो क्या आया, वाई डबल डैश यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ए ओमेगा एज इट इज। अब ध्यान से देखना, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा दोबारा से अब आता है, दोबारा बाहर आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे देखो, माइनस बी ओमेगा एज इट इज, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर। अब आ गया हमारे पास ये मेन चीज। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार जल्दी से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दो माइनस के साथ, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बच रहा है आप लोगों के पास, हमारे पास बच रहा है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, और क्या है ये देखो ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म तो y है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर, ठीक है। या फिर आप कह लो y डबल डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यही तो हमें प्रूव करना था, कर दिया हमने। तो जी हाँ, ये भी क्या है, एक SHM कर रहा है वस्तु, ठीक है। तो ये तीन कर रहे हैं, तो बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, y इज इक्वल्स टू ए tan ओमेगा टी। एंड अगर आप चाहो तो आप इसको सेम इसी तरीके से करके देख लो, क्या ये सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में निकल कर आ रहा है। tan को डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार सेकंड स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, फिर उसको दोबारा से लगाओगे, चेन रूल लगेगा दोबारा से, है ना। तो आप देखोगे कि ये आंसर नहीं निकल कर आता है, ठीक है। और याद रखना एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप एक एक ऑप्शन को लगा लगा के देखो और दो तीन मिनट एक एक ऑप्शन में लगाओ, ठीक है। तो जस्ट बी स्मार्ट, आधी चीजें देख के पता लग जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, कैन अ पार्टिकल विथ डिस्प्लेसमेंट एज x is equals to a e की पावर iota ओमेगा t undergo an SHM, यानी कि क्या एक कण जो कि विस्थापन कर रहा है, किस तरीके से, देखिएगा समीकरण दे दिया गया है हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो विस्थापन कर रहा है, विस्थापन का समीकरण दे दिया गया है, तो क्या ये SHM कर सकता है, यानी कि सरल आवर्ती गति कर सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करोगे, विस्थापन पता है, त्वरण निकालोगे, देखोगे कि क्या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती आ रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के, ठीक है। तो हमें बस ये प्रूव करना है, x डबल डैश क्या है, समानुपाती है माइनस एक्स के, या फिर x डबल डैश यानी कि त्वरण a क्या है, ऐसे कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो x क्या दे दिया गया है, हमें दे दिया गया है x इज इक्वल्स टू a e की पावर आयोटा ओमेगा t के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अगर आपके पास क्या है, x डैश कह लो, ठीक है, या फिर वेलोसिटी वेग कह लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको अगर डिफरेंशिएट करो, a कांस्टेंट है, आयाम है, बाहर आ जाए, एज इट इज रहेगा। अब e की पावर आयोटा ओमेगा t है, ठीक है।
अगर सिर्फ e की पावर x होता है ना, मान लो आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख देते हैं डिफ्रेंसिएशन, d बाई dx ऑफ, अगर आपके पास है क्या e की पावर x, तो ये एज इट इज e की पावर x आ जाता है। लेकिन अगर e की पावर nx है, कोई कांस्टेंट आ गया उसके साथ, है ना, तो वो आगे लग जाता है और पावर एज इट इज रहती है, फिर nx लिखते हैं, d बाई dx ऑफ। अब यहाँ पे सिर्फ x नहीं आ रहा, e की पावर मान लो ax आ रहा है ना, इस तरीके से। तो एक तो ये चीज आगे आ जाती है और e की पावर ax एज इट इज रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कहो तो लिखा जा सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। एक सेकंड दीजिएगा, हाँ जी। तो अब सेम वे में हमें यहाँ पे दे रखा है e की पावर अयोटा ओमेगा टी। अयोटा, सिंस आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो जानते ही होंगे, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, 11th-12th क्लास में हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। अयोटा वैसे अंडर रूट -1 के बराबर होता है, एंड अयोटा स्क्वायर कोई बोले तो -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, अयोटा की अगर कोई बात करे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता है -1 का अंडर रूट, एंड अगर आपसे कोई अयोटा स्क्वायर की बात करे तो ये होता है हमारे पास -1 के बराबर, ठीक है। वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, अब देखो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसकी तुलना में, समय के अनुसार, विस्थापन का समय के अनुसार अवकलन करोगे तो वो वेग देता है ना। एक्स डैश का मतलब एक्चुअल में है क्या, ये हम वेग की बात कर रहे हैं, किसकी, वेलोसिटी की। किसके बराबर है वेलोसिटी, ए। अब इसको डिफरेंशिएट करिए जरा, अब यहाँ पे देखो अयोटा ओमेगा टी है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आगे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास अयोटा ओमेगा, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, अयोटा ओमेगा इनटू ई की पावर अयोटा ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है। ये पहली बार डिफरेंशिएशन हो गया, दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, तो त्वरण कितना निकल कर आता है, यानी कि एक्स डबल डैश जिसे हम कहते हैं, ये हो जाएगा ए, ब्रैकेट में लिख दूं अयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर ई की पावर अयोटा ओमेगा टी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर अयोटा ओमेगा टी के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हमें पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स डबल डैश कितना निकल कर आ रहा है, आप कहेंगे ए अयोटा स्क्वायर यानी कि -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ई की पावर अयोटा ओमेगा टी, ठीक है। एकदम ही बड़ी, आप जल्दी से देखो, ये है x, ये है x डबल डैश, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, अगर आप देखो तो आप कहोगे x डबल डैश इज इक्वल्स टू, किसके बराबर निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स्ट्रा है, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, e की पावर अयोटा ओमेगा टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये x कहला दिया जाएगा। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, राइट। या फिर दूसरे शब्दों में कहो x डबल डैश क्या है, समानुपाती है -x के, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, राइट। तो इसके बेसिस में अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट, क्या ये SHM शो कर रहा है, हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, अब ये रहा एक और प्रश्न, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स SHM, निम्नलिखित में से हमसे बोला जा रहा है कौन सा ऐसा समीकरण, आप कह लीजिए, मॉडलिंग फंक्शन बोला गया है जो कि क्या है, SHM यानी कि सरल आवर्ती गति दर्शा रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में जाओ, क्या कोई एक ही है चारों में से, एक का आंसर इन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने कहा ओनली वन, या तो केवल एक है, ओनली 4 डज नॉट रिप्रेजेंट SHM, चार को छोड़ के चार ही है जो SHM नहीं है, बाकी सब पहले 3 है। ऑप्शन नंबर सी ओनली 1 एंड 3, केवल और केवल पहला और तीसरे SHM कर रहे हैं, या फिर ओनली 1 एंड 2। अब दोबारा से अपना दिमाग दौड़ाओ, मैंने क्या कहा था, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट, शॉर्ट ट्रिक अपनानी होती है। क्या कोई सिंगल फंक्शन दिख रहा है,
सिंगल फंक्शन दिख रहा है साइन और कॉस के फॉर्म में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, SHM हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि हम आंखें बंद करके कह देंगे, क्या कह सकते हैं बताओ। अच्छा एक चीज दीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे ये साइन 3 ओमेगा टी नहीं है, साइन क्यूब है, इसको क्यूब कर लो, ये पावर बना दो, इसको इधर से हटा दो, ये इधर नहीं है, क्यूब है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, अब कैसे कह सकते हो कौन कौन सा SHM है। सबसे आसान जो देख के सीधे सीधे पता चल रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3, राइट। इसमें किसी को डाउट तो नहीं, क्यों कह रही हूँ वो यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, देखो y इज इक्वल्स टू फाई कॉस, हमें बोल दिया गया है 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी के बराबर। पहली चीज सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, केवल और केवल कॉस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज 3 पाई बाई 4 है, राइट। 3 पाई बाई 4 कितना होता है, 135 डिग्री आता है निकल के। यहाँ पे पाई क्या है, 180 डिग्री के बराबर है ना, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4 करके देख लीजिएगा, ये कितना सा जाएगा, 4 4 जा 16, 24 5 जा 20, ये हो जाएगा 135 के बराबर, 135 डिग्री। 135 डिग्री माइनस 3 ओमेगा टी, उल्टा कर लो, माइनस ऑब्जॉर्व कर लेता है कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही आता है ना। तो ये नॉर्मली क्या हो गया, ये तो हमारे पास SHM हो गया। अब दूसरी चीज जो हम देख सकते हैं, क्या ऑप्शन 1 आप कह सकते हो SHM है, हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा। साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, देखो दोनों ही सेम, अगर मैं कहूँ दोनों का ही, अगर आप देखो चरण समान है, फ्रीक्वेंसी सेम है, कुछ अलग नहीं आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप चाहो तो y डैश और y डबल डैश निकाल के इसे देख सकते हो, ठीक है। तो भी आप देखोगे कि आप इसे किस फॉर्म में लिख पा रहे हो, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, y डबल डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई के फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, ठीक है। चाहो तो करके दिखा देती हूँ एक बारी, वरना मैं चाहती हूँ कि आप लोग ही करें तो बेहतर होगा। साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। पहली बार डिफरेंशिएट किया, y डैश कितना निकल कर आएगा, साइन को डिफरेंशिएट करो, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इसका जो चरण है ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आगे आएगा, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो एक माइनस पहले से है, दूसरा माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा कॉस का क्या हुआ, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये जो चरण है ओमेगा टी को दोबारा किया तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया y डैश। अब इससे बनाते हैं y डबल डैश। जब आप डबल डैश करो, यानी कि एक और बार इसका अवकलन करें, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और माइनस साइन के साथ, राइट। आई होप सभी को आता है, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का दोबारा ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और साइन का करोगे तो इसका कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आएगा, एक ओमेगा पहले से ही था तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ओमेगा स्क्वायर जल्दी से क्या करें, आप ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन निकाल लो। कॉमन जैसे ही आप निकालते हो तो ये क्या बन जाता है, कुछ इस प्रकार से, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, हमारे पास बचा साइन ओमेगा टी, एक सेकंड ना, हाँ माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ पे माइनस आएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये पूरी जो ब्रैकेट की टर्म है क्या है, ये y ही है ना, हाँ जी या ना जी, तो बताइए, यही निकल कर आ रहा है क्या, y डबल डैश समानुपाती आ रहा है माइनस वाई के, इस चीज को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक SHM है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, अब तक आपको समझ लग जाना चाहिए, ठीक है, कि ये SHM है। अब आओ चौथे में, चौथा करना क्योंकि आसान है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आइएगा, चौथे ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे दे दिया है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस, ये स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, देख लेना, ये पावर है हमारे पास, स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं y डैश निकालू तो क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस ओमेगा टी का सिर्फ ओमेगा बचेगा, इसका ओमेगा स्क्वायर एज इट इज छोड़ो, टी स्क्वायर का क्या बचा, 2t बचा, ठीक है। अब y डबल डैश करते हैं, 0 को तो हटा ही दो, ओमेगा को करोगे केवल और केवल तो वो भी 0 हो जाएगा। क्या है हमारे पास बचा डिफरेंशिएशन करने के लिए, केवल और केवल ये, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो ओमेगा डबल डैश, सॉरी y डबल डैश ये है, y ये है, क्या इनके बीच में कोई रिश्ता नाता दिख रहा है, क्या ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये हमारा SHM नहीं है।
अब आ जाओ साइन क्यूब ओमेगा टी में, क्या ये हमारा एसएचएम है? हम कहेंगे नहीं जी, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली चीज क्यूब आ रही है, x की पावर n लगा के भी अगर आप करते हो फॉर्मूला, चेन रूल पे चेन रूल आपको लगाना पड़ जाएगा। अदरवाइज इसकी एक आइडेंटिटी भी होती है, अगर मैं कहूँ तो 1/4 टाइम्स ऑफ पूरा आप लिखोगे इसका, ठीक है, 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी, इस तरीके से निकल कर आता है। ठीक है, या फिर 4 के साथ भी इसे सॉल्व करते हैं अगर हम कहें तो, और फिर उसको आप सॉल्व करके देखोगे तो आप देखोगे कि नो, इट इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके लिए आपको मैथ्स की वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप इसमें चेन रूल लगाते रह जाओगे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? रिप्रेजेंट्स एसएचएम कौन कौन सा है? पहला और तीसरा कर रहे हैं एसएचएम, पहला और तीसरा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? एकदम ही सही जवाब है हमारे पास, ठीक है, सी सही है। तो हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिएगा, हाँ जी, ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हमसे बोला गया है, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, यानी कि वह गति जो समान समय अंतराल में दोहराई जाती है, किसकी डेफिनेशन है? जल्दी से बताइएगा, क्या कहोगे ऐसे में उसे? क्या उसे पीरियोडिक मोशन यानी कि आवधिक गति कहा जाता है, सर्कुलर मोशन यानी कि परिपत्र गति, यानी कि आप वृत्ताकार गति कह लीजिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन अनुनात्मक गति, या फिर रोटेशनल मोशन जिसको हम कहते हैं घूर्णी गति? ये प्रश्न आपका बिहार एस्टेट जून 2024 में पूछा गया प्रश्न है। हाँ जी, ठीक है, एकदम ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यस, सही जवाब क्या होगा? पीरियोडिक मोशन, राइट, ये परिभाषा है। बाकी तो सेकंड एंड फोर्थ तो क्या हो गए ऑप्शंस, ये तो इसी के उदाहरण हो गए, है ना, केसेस हो गया, सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन, ये दोनों ही पीरियोडिक मोशन के अंदर आते हैं, उदाहरण है ये इसके, ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, द रिजल्टेंट वाइब्रेशन of the particle due to SHM having same frequency and acting at right angles to each other represent general equation of, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है सेम फ्रीक्वेंसी, क्या है? आवृत्ति समान है, ठीक है, समान आवृत्ति वाले एक दूसरे के समकोण, यानी कि क्या है, 90 डिग्री आपस में बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, एसएचएम के कारण कण का परिणामी कंपन के सामान्य समीकरण को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, बात हो रही है रिजल्टेंट वाइब्रेशन की, कैसा होगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी कि परिणामी कंपन किस प्रकार से होगा, क्या वो सीधी रेखा होगी, सरल रेखा में आएगा, या वृत्ताकार मोशन करने लगेगा, या फिर इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्त होगा, या फिर पैराबोला होगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बिहार स्टेट में पूछा गया प्रश्न है। अब जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या यहाँ पे पहली चीज कि कौन कौन से क्वेश्चन चीजें पॉसिबल है और कौन कौन से हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो उन्होंने हमसे बोल दी, सेम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समान है, और राइट एंगल, एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो एक को आप लेते हो साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी से दर्शाते हो, तो दूसरे को क्या दर्शाओगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 से दर्शाया जाएगा, राइट, 90 डिग्री का अंतर है, प्लस पाई बाई 2 है माइनस पाई बाई 2, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो मान लो मैं ले लेती हूँ पहला जो है x1, या x ले लो, केवल x, ठीक है, इक्वेशन दर्शाने में आसानी रहेगी हमें। x इज इक्वल्स, ओहो एक सेकेंड दीजिएगा, हमने कहा x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, एक को इससे दर्शा रहे हैं, दूसरे को किससे दर्शा रहे हैं? यहाँ पे उन्होंने कहा सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो भी ओमेगा टी होगा, 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसा कुछ नहीं है, ओमेगा टी होगा वो भी, ठीक है।
तो सेम ही ले लेते हैं, चलो साइन ओमेगा टी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जिसका जिक्र नहीं किया है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास आयाम। क्या आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है। इन्होंने इस बारे में हमसे कुछ कहा ही नहीं। अगर इस बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है तो हम एक जैसा नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, वरना दिया होता तो बेहतर होता। तो इसलिए मैं मान लो भी मान लेती हूँ, ठीक है। ये चीज हो गया पहली चीज। अब दूसरी चीज, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू की जब हम बात करते हैं तो माइनस पाई बाय टू भी करो, प्लस पाई बाय टू भी अगर आप करो तो आंसर क्या आता है, कॉस ओमेगा टी ही निकल कर आएगा। आप सभी को ये पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे से, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में हम कैसे इसको जब शिफ्ट करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। प्लस पाई बाय टू कह लो या फिर माइनस पाई बाय टू कह लो, दोनों का आंसर क्या आता है, जल्दी से बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी कॉस थीटा होता है, ये भी कॉस थीटा होता है। फर्क बस इतना है, साइन 90 प्लस थीटा करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे ही आप ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू की बात करते हो तो ये आप पहुंचते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई, आपको बेसिक मैथ्स इतनी आनी चाहिए, ठीक है। इतने मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं चलती है हमारी। तो ये चीज हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, एक सेकेंड ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर अब मैं बात करूँ इसको हल्का सा थोड़ा सा सॉल्व करने की, जैसे कि मैंने कहा ये क्या बन जाता है, कॉस ओमेगा टी ही बन जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप y इज इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। एंड सेम वे में y का स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। अब आप सभी को परवलय, परवलय नहीं, दीर्घवृत्त यानी कि एक एलिप्स की अगर मैं बात करूँ उसका इक्वेशन पता होगा। क्या लेके चलते हैं हम उसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर हम उसे मानते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी होगी किसकी, एक एलिप्स की, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, मेजर एक्सिस, और बी क्या है, माइनर एक्सिस। यानी कि अगर आप इस दीर्घवृत्त को दर्शाना चाहो, ये एक्स अक्ष है हमारे पास और ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया। तो आप कुछ इस तरीके से दर्शाते हो, चिपटा हुआ एक्स अक्ष के अलॉन्ग, यानी कि एक्स एक्सिस में मेजर एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे दोनों इसकी फोकी आ रही हैं, ठीक है। अभी समझाती हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। अभी इन ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ डालो तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है, ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ये क्या बनता है, ये बनता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करो, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा। एक सेकंड माफ करना, ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, सॉल्व। ओहो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, माफ कीजिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इसे कॉस कर दीजिएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको हम ये आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। किसके बराबर होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो
तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है, इज इक्वल्स टू 1, ये चीज निकल कर आ रही है इज इक्वल्स टू 1, तो हम क्या कहेंगे, एलिप्स को फॉलो कर रहा है, पहली चीज। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सर्कल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन याद है आप सभी को, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वृत्त को अगर मैं कहूँ तो एक सर्कल की जो इक्वेशन होती है, एक जब वृत्त की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, बेसिकली ए रेडियस है, ज्यादा अंतर नहीं है अगर आप देखो तो। याद रखना जो सर्कल होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल कंडीशन होता है किसका, एलिप्स का, किसका, एलिप्स का। ठीक है, यानी कि जो वृत्त होता है वो दीर्घ वृत्त से ही बनता है। कब, ऐसा कब देखने को मिलता है, ऐसा तब देखने को मिलता है, एक सेकंड को इसको ना ए के बदले आर कर देती ताकि कंफ्यूज मत होना, इसको अभी के लिए आर कर दो यहाँ पे। ठीक है, आर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि हमने कहा ये ए हो गया मेजर एक्सिस दीर्घवृत्त के केस में, और ये हो गया बी माइनर एक्सिस। लेकिन अब एक वृत्त यानी कि एक सर्कल इलिप्स से कैसे अलग है, ये हो गया ओरिजिन ओ। जब इसकी जो दोनों फोकी हैं F1 और F2, आप इन दोनों को पास लाते 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 चिपका दो, कोइंसाइड कर दो एक के ऊपर एक, तो यही क्या बन जाता है, यही सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, यहीं से निकलकर हमारे पास सर्कल निकल कर आता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है, सर्कल एक स्पेशल केस होता है, सर्कल क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है किसका, अगर हम कहें तो सर्कल एक स्पेशल केस होता है एलिप्स का। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना होता है क्या, कि a शुड बी इक्वल टू b हो। आपने देखी ना त्रिज्या, त्रिज्या बराबर ही होती है, ऐसा तो नहीं कहीं से बड़ी कहीं से छोटी, दीर्घवृत्त की तरह। जितना ये है a उतना ही b भी होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये चीज हो जाएगा हमारे पास, तभी हम कह सकते हैं सर्कल है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, एलिप्स हो गया हमारे पास। और बढ़ते हैं एक कदम थोड़ा सा और आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, तो बोला गया है if two particles execute SHM with same amplitude and initial phase angle, then the initial phase angle of the resultant motion depends on। यानी कि यदि दो कण हैं और वो क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, जिनका क्या है, समान आयाम है, और साथ ही साथ जो इनिशियल फेज है यानी कि आरंभिक चरण वो भी क्या है, एक जैसा है, एक समान है। तो ऐसे में बोला जा रहा है जो परिणामी गति का प्रारंभिक चरण कोण होगा वो किस पर निर्भर करेगा। ध्यान से सुनना, दिया क्या क्या है, दिया क्या है वो अलग बात है, और पूछा क्या है वो अलग बात है, राइट। उन्होंने कहा सेम एम्पलीट्यूड, आयाम समान है, और साथ साथ इनिशियल फेज एंगल भी सेम है। लेकिन पूछा क्या गया है, इनिशियल फेज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका इनिशियल फेज एंगल बताइए, वो किस पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा इनिशियल फेज एंगल ओनली, केवल और केवल आरंभिक जो चरण है, ठीक है, उसी पर निर्भर करेगा। इनिशियल फेज एंगल एंड एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम और आरंभिक चरण कोण पर निर्भर करेगा, दोनों पे ही। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली यानी कि जो दोनों अकेले अकेले कण हैं उन दोनों के ही आयामों पर निर्भर करेगा, या फिर नेदर एम्पलीट्यूड यानी कि ना ही आयाम और ना ही उसका आरंभिक चरण कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, यानी कि इनिशियल फेज फाई और एम्पलीट्यूड ए के बीच का कोई रिश्ता नाता है। तो जैसे कि हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या होती है, कुछ इस तरीके से अगर आप लिखो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, राइट, इस तरीके से इसे लिखा जाता है, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड दीजिएगा बस। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, अब ये जो फाई है और ये जो ए है, आयाम और ए और फाई, क्या ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्या इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना, कुछ नहीं है। एक का आयाम दूसरे का आयाम पता है तो रिजल्टेंट का आयाम निकाल सकते हो आप, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एक का इनिशियल फेज दूसरे का इनिशियल फेज, तो आप रिजल्टेंट इनिशियल फेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, सही उत्तर क्या है, सिंस उन्होंने केवल और केवल इनिशियल फेज एंगल की हमसे बात करी थी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, एकदम ही सही जवाब है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है
द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज y is equals to a sin omega t plus b cos omega t, then it is an। हमसे बोला जा रहा है यदि किसी कण की जो गति है वो इस समीकरण से दर्शाई जाती है तो तब यह क्या होगा, ये बताएं। पहला ऑप्शन है SHM है, कण क्या कर रहा है, सरल आवर्ती गति कर रहा है, लेकिन उसका आयाम क्या है, a प्लस बी। या फिर करण SHM कर रहा है कण, लेकिन उसका आयाम होगा a प्लस बी बाई 2। या फिर कर्ण SHM कर रहा है जो कण है और उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर ये SHM है ही नहीं। अभी तक आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन देख के समझ आ गई होगी आप लोगों को कि SHM है कि नहीं है ना। a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t स्टार्टिंग में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यस इट इज एन SHM, तो डी आंसर तो वैसे ही नहीं होगा, काट दो इसे। अब बात करते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की, आयाम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू, हमें दे दिया गया है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा था, इस तरीके के जब भी प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, a और b ये यूजुअली साइन a प्लस बी के होल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, राइट। तो हम a और b को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा a और b की अगर बात करें तो a को और b को क्या माने, तो रिजल्टेंट r के फॉर्म में इसे लेते हैं, r इसको ले लिया cos ओमेगा t, इसको ले लिया r sin ओमेगा t, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अब अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस कर दो तो ये क्या निकल कर आता है, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि हमें करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a क्या था, r cos ओमेगा t, इसका वर्ग करोगे r स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा ये, और प्लस बी स्क्वायर, b क्या था r sin ओमेगा t, स्क्वायर करोगे r स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, तो r स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बचा और ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म की बात होगी, राइट। और ये कितना होता है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, राइट। दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी लग रही है मैथ्स की, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एंड यहीं से अगर आप r का मान निकालना चाहें, r किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एकदम थोड़ा सा और आगे 8वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t ऑफ अ पार्टिकल इज, विस्थापन जो है किसी कण का वो इस समीकरण द्वारा दिया जाता है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 5 sin 100 पाई t प्लस 5 के बराबर। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, आवृत्ति न्यू निकाल कर बताएं कितनी होगी, ठीक है। तो अब हमें पता है आवृत्ति कहाँ आती है, अगर आप लिखोगे इसका समीकरण तो कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से और फिर आंसर बताते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, मेरे हिसाब से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए कमेंट करके। y इज इक्वल्स टू 5 sin 100 पाई t प्लस 5 हो गया, वरना अब इसको कंपेयर करो, जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 के बराबर, राइट। किसके बराबर, ओमेगा t प्लस 5 के बराबर, इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पर देखो एक चीज का जिसका आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को कंपेयर करो, अगर आप एक सेकंड दीजिएगा, तो आयाम के बदले 5 आ गया। अभी देखो ओमेगा के बदले 100 पाई आ रहा है, टी के बदले टी है, 5 के बदले 5 है, तो हमें पता है ओमेगा किसके बराबर आ गया, 100 पाई के बराबर। थोड़ा सा खोलो, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है, इसको भी 2 के फॉर्म में लिखो, 2 इंटू पाई इंटू 50 लिख सकते हैं इसे,
राइट। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो न्यू कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, मात्रक होती है, एसआई मात्रक किसकी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है टू SHM आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 is equals to 10 sin 3 pi t plus pi by 4 एंड इतना y1 और y2। ठीक है, हमसे बोला गया है दो वस्तुएं जो क्या कर रही है, सरल आवर्ती गति कर रही हैं, उनका जो समीकरण है वो दे दिया गया है। अब हमसे बोला गया द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू मोशन इज, यानी कि दोनों जो गति हैं उनके आयामों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला इक्वेशन लिख लेते हैं y1, वो हमें दे दिया गया है क्या, वो हमें प्रश्न में दे दिया गया है 10 sin 3 पाई t प्लस पाई बाई 4। एंड दूसरे की बात करूं y2 की, तो y2 हमें दे दिया गया है 5 टाइम्स ऑफ साइन 3 पाई t प्लस अंडर रूट 3 कॉस पाई t। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वैसे तो दिमाग में देख के आता है कि अरे एम्पलीट्यूड एक का 10 दिख रहा है, एक का 5 दिख रहा है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दे, 10/5 करें 2 आएगा, लेकिन 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कहीं y2 ओवर y1 तो नहीं करना, 5/10 0.5 आंसर आ जाएगा ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, ए सही नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशंस को सेम फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखो ये केवल और केवल साइन के फॉर्म में है, ये साइन और कॉस दोनों फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले हमेशा सिंप्लीफाई करना है। जब भी आपको दिख जाए ऐसे कि दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसाइन, जया और कोजिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए क्या बताया था अभी तक मैंने, आइडेंटिटी यूज करनी है ना, और कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन a प्लस बी की। कौन सी, साइन a प्लस बी किसके बराबर होती है, ये होती है साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी प्लस कॉस a साइन बी के बराबर। ठीक है, इतनी चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉस a प्लस बी क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आई होप आप सभी को पता होगी। कॉस a प्लस बी कितना होता है, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, सॉरी माइनस आएगा और माइनस से इसमें प्लस आता है। ठीक है, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। ठीक है, अब ज्यादातर यूजुअली हम यहाँ पे देखो होता क्या है, अब इस तरीके के प्रश्नों के लिए ध्यान से देखना, क्या साइन और कॉस एक साथ क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इसकी एक खासियत है, इससे कुछ काम आसान हो जाता है। साइन एंड कॉस, अगर आपको इसकी वैल्यूज सबकी याद हो, 0 डिग्री पे कितनी होती है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो कुछ इस तरीके से होती है ना, आपको याद होना चाहिए, बेसिक है ये, 10th क्लास में पढ़ते हैं मैथ्स में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 0 0 होता है, फिर ये 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1 के बराबर, और इसका उलट होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 1, जस्ट उल्टे होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे आ रहा है √3, इस साइन के आगे कुछ है ही नहीं, मतलब 1 मान लो 1, तो √3 कहीं आपको मिलता जुलता इस टेबल में कहीं दिख रहा है, अगर आप इस टेबल को देखो तो √3 यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है ना, और ये क्या क्या है, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 60 डिग्री पे और कॉस 30 डिग्री पे सेम वैल्यूज आ रही हैं, √3, लेकिन बाई 2 भी है, मतलब मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड किया है 2 से, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा,
और अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास हाफ इंटू साइन 3πt प्लस यहाँ पर है √3/2 cos πt के बराबर, ठीक है। cos 3π2 है वैसे, एक सेकेंड प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पे 3πt है, मैंने यहाँ पे 3 गायब कर दिया है, 3 डाल दो। अब देखो 1/2 साइन के साथ क्या आता है, कॉस आता है, और कॉस के साथ क्या आ जाता है आइडेंटिटी में, साइन आता है, याद रखना है। साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन लगता है, ठीक है। तो आ जाओ अब यहाँ पे वापस 10 एज इट इज, साइन के साथ कॉस आता है, तो देखो कॉस हाफ कब होता है, कॉस की वैल्यू हाफ 60 डिग्री पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 60, कॉस 60 बोले तो π/3 के बराबर, कॉस π/3 इंटू साइन 3πt प्लस, अब ये है 3/2 √3/2, कॉस के साथ साइन है, साइन देखो √3/2 को आता है 60 डिग्री पे, यानी कि साइन π/3 इंटू कॉस 3πt के बराबर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बन गई इक्वेशन, राइट, सिंप्लीफाइड हो गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया है y2 को भी, y1 था इस फॉर्म में, वैसे 3πt आगे लिख लेना, मैंने पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म का, और ये हो गया हमारे पास y2। अगर अब आप इसको देखें तो साइन के फॉर्म में आ गया, ये भी साइन के फॉर्म में है, 3πt प्लस π/4, यहाँ पे 3πt प्लस π/3 है, दोनों का आयाम 10-10 है। तो अगर आपसे रेशियो पूछा जाए a1:a2 निकालो, आयाम का अनुपात कितना होगा, 10/10 कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एकदम ही खोल के अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आर, एक कण के जो विस्थापन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और हमें y दे दिया गया है b कॉस ओमेगा टी। मिलता जुलता प्रश्न है, थोड़ी देर पहले ही किया था, उसी से हूबहू मिलता जुलता, काफी हद तक सेम प्रश्न है। तो उन्होंने कहा द पाथ ऑफ पार्टिकल इज, अब विस्थापन दो अलग अलग कोऑर्डिनेट से दर्शा दी गई है। अब हमसे बोला जा रहा है कि कण का जो पथ होगा कैसा होगा, क्या वो लीनियर यानी कि रेखीय पथ पे चलने वाला है, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार पथ पे, इलिप्टिकल दीर्घवृत्त कक्ष में, या फिर नन ऑफ द अबव निम्नलिखित में से कोई नहीं। जल्दी से बता दो भैया। हाँ जी, तुरंत जवाब आना चाहिए सभी का एलिप्स, है ना। अब क्यों आया एलिप्स, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन में से पहले से। यहाँ पे अगर मैं साइन ओमेगा टी निकालना चाहूँ, देखो साइन ओमेगा टी कितना होगा, x/a के बराबर, x/a के बराबर, ठीक है। सेम वे में क्या क्या करोगे, नीचे वाली इक्वेशन से आप क्या निकाल लोगे, नीचे वाली इक्वेशन से आप कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो। कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होता है, वो होता है y/b के बराबर। अब आप दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड स्क्वायर किया तो x²/a² प्लस y²/b², किसके बराबर होता है भाई, ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 के बराबर होता है। तो कैन वी राइट दैट x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल्स टू 1, किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। वैसे आपको इतना सॉल्व नहीं करना था, देख के ही आपको अभी तक जवाब आ जाना चाहिए कि ये इलिप्स होगा। सर्कुलर ट्रैक क्यों नहीं होगा वृत्ताकार कक्ष, क्योंकि आयाम दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे a साइन ओमेगा टी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे b कॉस ओमेगा टी, a और b अलग अलग है, उसके लिए ध्यान देना। x² प्लस b² इज इक्वल्स टू r², इस तरीके से फॉर्मूला होता है किसका, सर्कल का। r जहाँ पे रेडियस होता है, याद रखिएगा a इज इक्वल्स टू b निकल कर आता है, किसके केस में,
इन केस ऑफ सर्कल, ये सब हम इससे पहले के क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अगला प्रश्न, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो ध्यान देना, आज की क्लास में अगर हम कहूँ तो आज की क्लास में हमने बेसिकली SHM, कोई भी वस्तु SHM कर रही है ये कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो चीज़ हमने जानी, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, एम्पलीट्यूड क्या है ना, आयाम, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, समय, स्थिति कैसे बदलती है समय के अनुसार, उसके बारे में पढ़ा। अब ये जो होमवर्क मैंने दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ये वेग पर आधारित है, जिस टॉपिक को हम कल करेंगे, ठीक है। तो जिसको पहले से ही आता है ये टॉपिक, जल्दी से इसका आंसर होमवर्क कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अदरवाइज डोंट वरी, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और कल हम देखेंगे कि किसी भी कण का जो कि क्या कर रहा है, SHM, सरल आवर्ती गति कर रहा है, उसका विस्थापन, वेग, त्वरण यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग एंड पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम कल टॉपिक को समझेंगे और फिर उस पर आधारित MCQ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। टिल देन इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन अच्छा लगा है, यहाँ तक बने हो तो जाहिर सी बात है अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ अभी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम पे TGT साइंस या फिर PGT फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ध्यान रखिएगा अपना भी और अपनों का भी। बाय बाय।